नमस्कार साथियों। नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे 26 सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। पर हकीकत ये बयान करती है कि बात सिर्फ सोशल मीडिया पर लगे बैन तक सीमित नहीं है। सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश में लगी थी। यही वजह थी कि उसे सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर बैन लगाना पड़ा। भ्रष्टाचार पर उठ रहे सवालों व मुद्दों को सोशल मीडिया द्वारा न चलाया जा सके, इसके लिए बैन किया गया। लेकिन टिकटॉक अभी भी नेपाल में चल रहा है, जिसमें नेपाल के नेताओं और अधिकारियों के बच्चों को लेकर एक ट्रेंड चल रहा है, नेपो बेबीज, जिसमें उनके आलीशान लाइफस्टाइल को दिखाया जा रहा है और वहाँ के युवा इस चीज़ को शो कर रहे हैं। और वही नेपाल के दूरदराज इलाकों में काम करने वाले युवाओं की ज़िंदगी बयान की जा रही है, जिसमें वो बेहद बेबसी स्थिति में है। और ये सवाल भी उभर कर आ रहा है कि आखिर एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच इतना फ़र्क क्यों है, जबकि मेहनत करने वाले युवाओं को और अधिक संघर्ष और मेहनत और साथ ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताता चलूँ कि अपने भी जो देश हैं, वहाँ के नेताओं के बच्चे विदेश में अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, और वही नेता हमसे कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर ऐसा है तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने क्यों भेज रहे हैं। मुद्दे पर आते हैं। नेपाल में विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो था सोशल मीडिया पर बैन लगाना, जिसे युवा सरकार के बारे में कुछ ना कह सकें, ना ही सरकार की नाकामियों को उजागर कर पाएँ। इस बैन के कारण उन लाखों नेपाली यूजर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी जानकारी को इकट्ठा करने या फिर लोगों से बातचीत या फिर कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए करते थे। डेटा रिपोर्ट ग्लोबल डिजिटल इनसाइट्स के अनुसार नेपाल में लगभग 1,60,00,000 के आसपास इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। इसमें 50% लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव यानी सक्रिय हैं। पिछले माह सोशल मीडिया पर बैन के बाद आम जनता की पहुंच केवल वाइबर और टिकटॉक जैसे ऐप्स यानी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म तक सीमित हो गई। नेपाल सरकार ने टिकटॉक पर भी बैन लगा दिया था, लेकिन टिकटॉक ने नियमों का पालन करेगा इस बात पर सहमति जताई। उसके बाद उसे नेपाल सरकार ने अनुमति दी। हिंसा के पहले नेपाल में सोशल मीडिया पर नेपो किड्स कैंपेन ट्रेंड कर रहा था। इसमें उनको निशाना बनाया गया था जो भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म और राजनीतिक संबंधों का खुलकर लाभ उठा रहे थे। पिछले महीने सितंबर को जब युवा जिनकी उम्र लगभग 14 से 28 साल के बीच थी, जिन्हें जेन जेड या जेन जी के नाम से भी जाना जाता है, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे थे, तब उनकी मांगों में और भी चिंताएं और समस्याएं शामिल थीं जो साफ दिख रही थी। हिंसा का दूसरा कारण वहाँ पर जो था वो था भ्रष्टाचार। जेन जी प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार खत्म करो, सोशल मीडिया नहीं, ये नारा दिया। भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाओ जैसे नारे लगाए गए वहाँ पर। इसमें प्रदर्शनकारियों ने सरकारी भवनों, मंत्रालयों यानी मिनिस्ट्री, संसद परिसर को निशाना बनाया। पुलिस कार्रवाई में प्रदर्शन में बहुत सारे लोग मारे गए। 9 सितंबर को यह भयावह रूप ले लिया, यानी विकराल रूप धारण कर लिया इस घटना ने, और पूरा नेपाल देश जलने लगा। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे और इस प्रदर्शन के मुख में थे देश के युवा। ये चिंगारी अब 16 बन चुका था। कुछ नेताओं को भ्रष्ट करार देते हुए उनके घरों पर हमला किया गया। बर्लिन की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है जो भ्रष्टाचार की निगरानी करती है और रैंक निर्धारित करती है। उसके सूचकांक में नेपाल एशिया व दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में शुमार है। 2024 में नेपाल 180 देशों की सूची में 107वें स्थान पर है, वहीं भारत 96वें स्थान पर है। क्या वास्तव में नेपाल में भ्रष्टाचार या घोटाले के मामले हैं? इसका जवाब है हाँ। पहला मामला तहकीकात करने पर पता चला कि पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल सहित कई बड़े नेता जो पतंजलि योगपीठ नेपाल के लिए भूमि कब्जा या अधिग्रहण करने के मामले में फंसे हुए हैं। दूसरा मामला केपी शर्मा ओली व उनके सहयोगियों को गिरिबंधु चाय बागान भूमि गबन मामले में घसीटा गया। वो अलग बात है कि ओली इस मामले से ऐतराज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तीसरा मामला जो है, 2 पूर्व मंत्रियों तो बहादुर राय मांझी और बालाकृष्ण खंड के सिवा अन्य नौकरशाहों को लेकर पिछले साल चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें अमेरिका में फर्जी भूटानी शरणार्थियों की तस्करी में दोषी पाए जाने पर अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। युवा नेपाल देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं, अर्थात युवाओं का नेपाल से माइग्रेशन क्यों हो रहा है। डेटा बताता है कि रोजाना 2000 से अधिक युवा नेपाल छोड़ रहे हैं। नेपाल में पर्यटन में बढ़ोतरी हो रही है, फिर भी ऐसी दशा बनी हुई है और नेपाली युवकों को और युवाओं को कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाना पड़ रहा है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार 2025 में नेपाल की इकोनॉमी का 4% से ज़्यादा बढ़ने का अनुमान था, लेकिन इस हिंसा और बवाल के बाद इस पर असर पड़ेगा।
नेपाल की पॉपुलेशन कृषि, पर्वतारोहण और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों में काम कर रही है। 2021 जनगणना के हिसाब से लगभग 30 लाख नेपाली दूसरे देशों में रहते हैं। इनमें से लाखों नेपाली भारत के छोटे शहरों में काम करते हैं। इसका मुख्य कारण नेपाल में इंडस्ट्री और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कमी बताई जा रही है। सरकार की तरफ से भी कोई खास प्रयास नहीं किए जाते हैं। सैलरी की भी कमी है, जिसके कारण युवा नेपाल छोड़ रहे हैं। रही बात नेपो किड्स की, तो वो नए और पुराने राजनीतिक पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होते रहते हैं। इन्हें सरकारी ठेका या फिर सरकारी ऑफिसों में बेहतर राजनीतिक पोस्ट दे दिया जाता है। इनकी नियुक्ति उन्हें आसानी से नियुक्ति मिल जाती है। इस हिंसा में बड़े स्तर पर घुसपैठ हुआ, ये माना जा रहा है। पुलिस कार्रवाई में 19 लोग मारे गए। ओली सरकार के प्रवक्ता सुब्बा गुरुङ और जेनजेड ने भी यह बताया कि प्रदर्शन के दौरान घुसपैठियों ने उनके प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया था, जिससे हिंसा ने और ज़्यादा भयावह रूप ले लिया। जेनजेड ने कहा कि अगर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन कर दिया जाए और इसकी जांच कराई जाए तो यह पता लगाया जा सकता है कि काठमांडू की इमारतों, आवासों और ऐतिहासिक धरोहरों को भारी नुकसान पहुंचाने वाले कौन लोग थे। इस हिंसा में बहुत सारे लोग मारे गए। इस विरोध प्रदर्शन के ठीक पहले कुछ नेताओं ने पब्लिकली यह संकेत दिया कि वे विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके साथ ही जेनजेड के पीछे काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह भी थे, जो अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पहले से ही फेमस हैं। ये था वहाँ के युवाओं का विरोध, जिसका परिणाम स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं हुआ। आप बताइएगा इसके पीछे मुख्य कारण क्या था, सरकार या वहाँ के युवा, और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। धन्यवाद।